हेलो स्टूडेंट्स, एएमजी कंपटीशन एकेडमी। आज अपन साइंस की वर्कशीट सोल्व कर रहे हैं। टॉपिक है अपना पोषक तत्व उनकी कमी से होने वाले रोग। इसमें हम सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। विटामिन ए का स्रोत है। ऑप्शन दिए हुए हैं अंडा, मछली, गाजर व इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो सभी जानते हैं, गाजर होगा। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है। तो लोहा यानी कि आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है? ऑप्शन हम देखते हैं हरी सब्जी, अंडा, दूध और सेम। तो हम जानते हैं कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, हरी सब्जियां जो होती है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन है। यानी कि जख्मों को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन इसमें सहायक है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, विटामिन ए हमारी आंखों से रिलेटेड होता है, विटामिन ई ये हमारी बंध्यता से रिलेटेड होता है, स्टेरिलिटी से रिलेटेड होता है, लैंगिक विकास से संबंधित होता है, विटामिन सी और विटामिन के। तो विटामिन सी जो है वो हमारा घाव यानी कि जख्मों को भरने में सहायक होता है, जबकि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए और उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसका देखा था। तो विटामिन ई जो है वो लिंग ग्रंथियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन अपना दिया हुआ है नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां और दूध। तो अभी हमने देखा था कि हरी सब्जियां जो होती है उनके अंदर लौह तत्व की मात्रा भरपूर होती है। तो आंसर हो जाएगा हरी सब्जियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी। तो पालक एक हरी सब्जी में आता है, तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा होगा? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आयरन ही सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा तो हमको ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत होते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर निर्माण से रिलेटेड होता है। विटामिन जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये तीनों इसका आंसर नहीं है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और वसा में से भी सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको कौन प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है। देखिए, पुनः संग्रह का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जो भी हम पोषण लेते हैं उसमें स्टार्च जो हमारे जाता है, स्टार्च का पाचन होता है। पाचन होने के बाद में वो ग्लूकोज में बदल जाता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो उसका रूप परिवर्तित करके उसको बॉडी में संग्रहित किया जाता है। तो पुनः संग्रह का मतलब है कि ग्लूकोज का संग्रहण किस अवस्था में होगा? तो ग्लूकोज का संग्रहण होगा ग्लाइकोजन की अवस्था में। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। देखिए, कैप्सूल का आवरण प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का और स्टार्च का। तो कैप्सूल का जो आवरण है वो बना होता है स्टार्च का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर पे, जीवाणु तथा विषाणु के कारण प्रतिरोधकता होती है, असंचरणीय रोग होते हैं, विषैले रोग होते हैं या संक्रामक रोग होते हैं। तो देखिए, जीवाणु और विषाणु के कारण प्रतिरोधकता का मतलब होता है एलर्जी। तो जीवाणु और विषाणु के प्रभाव से कौन से रोग हो जाते हैं? संक्रामक रोग हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। देखिए, ये बीमारी विटामिन ए की कमी से नहीं होती है, शरीर में कैल्शियम की कमी से भी नहीं होती है, रक्तचाप बढ़ने से भी नहीं होती है। ये बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है।
तो देखिए मधुमेह, इसको इंग्लिश में हम डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ का सीधा संबंध होता है इंसुलिन से। अग्नाशयी ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन, वो हमारी शरीर में रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मधुमेह से संबंधित कौन सा हार्मोन हो गया? इंसुलिन। और इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? शर्करा की मात्रा को, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को। तो ये जो ऑप्शन है थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन इनमें सबसे सही ऑप्शन हम मानेंगे ऑप्शन डी, इंसुलिन की अधिक मात्रा को। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। किस डेयरी पशु के दूध में फैट, प्रोटीन, लैक्टोज और टोटल सॉलिड्स का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो इनमें से ऐसा कोई सा भी पशु नहीं है जिनके अंदर ये सर्वाधिक पाया जाए, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम देखें, लिखा हुआ है यह एक श्रेष्ठ पोल्ट्री खाद्य वस्तु है और इसमें एनिमल प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है क्योंकि इसमें 45 से 55% प्रोटीन है। तो पोल्ट्री खाद्य वस्तु की बात करें अगर इसमें से, तो लगभग ये सभी पोल्ट्री खाद्य वस्तुएं हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होगा वो किस में होगा? फ़िश मील में होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में हमको जो है टेबल दी हुई है सूची 1 व सूची 2। तो इसमें लिखा हुआ है सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। तो देख लीजिए, अपन पहले इसके नाम देख लेते हैं। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायमिन। विटामिन B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का क्या होता है? पायरिडोक्सिन। और विटामिन B12 का क्या होता है? कोबालामाइन। तो ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो इन सबको सही मिला रहा है? तो हमारे पास में ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए, विटामिन B1 में आएगा थायमिन यानी 4th नंबर पे। तो हमारे पास में ऑप्शन जो बी है, विटामिन B1 आएगा थायमिन 4th नंबर पे। फिर विटामिन B2 में आएगा राइबोफ्लेविन 3rd नंबर पे। फिर विटामिन 6 में आएगा पायरिडोक्सिन 5 नंबर पे। उसके बाद में लास्ट में विटामिन B12 पे आ जाएगा कोबालामाइन। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? देखिए, लोहा का मतलब आयरन, और आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है, यानी कि उसका निर्माण जो है वो आयरन से होता है। अब हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित होता है, यानी कि अगर लोहा कम होगा तो हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त में कमी हो जाएगी। और रक्त की कमी की जो बीमारी है उसको हम क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रिकेट्स, स्कर्वी और अधिक रक्तस्राव। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित बीमारी है। स्कर्वी जो है वो घाव के नहीं भरना यानी विटामिन सी से संबंधित बीमारी है। अधिक रक्तस्राव ये अपने विटामिन के से रिलेटेड है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो अधिक रक्तस्राव हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आज सही माना जाएगा वो माना जाएगा रक्त क्षीणता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो ऑप्शन है कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट और कार्बन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम। इसके बाद है निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? देखिए, शर्कराएँ तो ये पूरी है, सुक्रोज भी है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है और माल्टोज भी। तो इसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी मानी जाएगी? फ्रक्टोज मानी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक का मतलब है पचाने वाला। देखिए, पेप्सिन, रेनिन और एमाइलोप्सिन ये तीनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि पचाने के काम आते हैं। लेकिन एक एंजाइम है इंसुलिन, जो शरीर में रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा एंजाइम पाचक नहीं है? इंसुलिन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन व क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों में लोहा होता है, दोनों में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में कोबाल्ट है और हीमोग्लोबिन में लोहा है। हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट है और क्लोरोफिल में क्लोरीन है। तो देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा अपन आप देखें तो क्लोरोफिल के अंदर जो केंद्रीय धातु होती है, सेंट्रल मेटल होती है, वो होती है मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन के अंदर जो सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु होती है वो होती है लोहा। तो आंसर तो सही होना ये चाहिए कि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, लेकिन उसके साथ में क्लोरोफिल में कोबाल्ट लिखा हुआ है,
तो देखिए कोबाल्ट की अगर बात करें तो क्लोरोफिल के अंदर पोरफायरिन रिंग पाए जाते हैं। अपन यहाँ पे इसका आंसर सी मानेंगे, क्लोरोफिल में कोबाल्ट है और हीमोग्लोबिन में लोहा है। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर आशु प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम बताना। देखिए एक्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और हाइब्रिडोमा और इंटरफेरोन। तो ये बात कर रहा है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की अगर बात करें, आशु प्रभावित का मतलब होता है इसका विषैलाकार, यानी विषाणुओं द्वारा आक्रमण करके विषैलापन यानी उनका जो हानिकारक प्रभाव है उसको कम करने में कौन सा प्रोटीन काम में आता है। तो हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेरोन। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। देखिए इंसुलिन में तांबा, लोहा, मैग्नीशियम और जस्ता। तो तांबा भी नहीं होता है, लोहा नहीं होता है और मैग्नीशियम नहीं होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? जस्ता होती है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहेंगे। देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। तो मैंने आपको बता दिया था अभी, कार्बोहाइड्रेट और वसा तो हमारे ऊर्जा से संबंधित है, विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित होता है, तो देह निर्माता कौन होता है? प्रोटीन होता है। निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली और गेहूँ। तो सबसे ज़्यादा जो आयोडीन है वो किससे मिलेगा? शैवाल से मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। थायमिन है। अब थायमिन क्या है ये अभी हमें एक क्वेश्चन देखा था हमने, तो उसमें आया था विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन B2 नहीं होता है, विटामिन B6 भी नहीं होता है, विटामिन B1 थायमिन होता है। ठीक है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। अब किस विटामिन में कोबाल्ट होगा भाई? अभी हमने देखा था कि मैग्नीशियम वाले क्वेश्चन में पोरफायरिन रिंग विटामिन B12 के लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, यानी उसकी जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। तो उसमें तो यहाँ पे विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है कोबालेमाइन, यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाएगा। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। देखिए ऊतकों का निर्माण, ऊतक किससे बनेंगे? कोशिकाओं से बनेंगे, यानी कि शरीर निर्माण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। वसा और कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा के लिए ज़रूरी होते हैं, विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी होता है। शरीर निर्माण के लिए कौन ज़रूरी होता है? प्रोटीन ज़रूरी होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 28। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के mm में, mg के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति विलियन में और ग्राम प्रति लीटर में। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, भाग प्रति विलियन में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात करते हैं कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो मांसपेशियों में थकान कब आती है? देखिए मांसपेशियों में थकान जब आती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अधिक परिश्रम करते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती है यानी कि पेशी कोशिकाएं होती है, इनके अंदर अनऑक्सीशोषण चालू हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस वजह से। और अनऑक्सीशोषण जब चालू होता है तो उसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विघटन ना हो करके अपूर्ण विघटन होता है, और जिससे क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और जैसे जैसे लैक्टिक अम्ल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमको थकान आना चालू हो जाती है। जब हम नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा आराम करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड वापस पूरा कम्प्लीटली यानी पूर्णतः विघटित होकर के और वो पूरी तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि हमारी थकान गायब हो जाती है जैसे हम आराम करते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी, ये ऑप्शन भी सही माना जाएगा। पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षेप, लैक्टिक एसिड का संचय। अब दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा होगा? थकान का कारण होगा लैक्टिक एसिड का संचय। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आएगी जिससे क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, तो लैक्टिक एसिड के बनने से थकान आएगी। तो ऑप्शन आंसर सही क्या हो जाएगा? डी। शाकाहारी भोजन में अधिकतम प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? अनाजों में नहीं, सब्जियों में भी नहीं होता, दूध में भी नहीं होता, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। अब प्रोटीन किससे बने होते हैं भाई? प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं।
तो इसमें सीधा सा ही आंसर समझ में आ रहा है कि अमीनो अम्लों से। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें प्रोपेन के, प्रोफेम के, प्रोपियोम के, तो आंसर क्या सही हो जाएगा? अमीनो अम्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुसंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन, अधिक कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुसंतृप्त वसा अम्ल। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? बहुसंतृप्त वसा अम्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, खाद्य व कुल प्रोटीन, खाद्य उत्कृष्ट और निम्न दोनों ही का क्रमशः तोल होना चाहिए। देखिए कामगार है यानी कि मज़दूर है, और मज़दूर है तो उसको ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी यानी कार्बोहाइड्रेट उसको ज़्यादा चाहिए। तो ऑप्शन तो ए और बी में से एक होगा, लेकिन क्या है उत्कृष्ट और निम्न दोनों ही बताने हैं, तो इसमें हमको आंसर देना पड़ेगा। उसका आंसर सही हो जाएगा ए, 600 ग्राम और 420 ग्राम, यानी 600 ग्राम तो उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगी और प्रोटीन की कितनी पड़ेगी? 420 ग्राम की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी हम जानते हैं नींबू से नहीं मिलता है, संतरा से नहीं मिलता है, काजू से नहीं मिलता, सूर्य की किरणों से मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। ये क्वेश्चन अपना तीसरी बार रिपीट हुआ है, तो हम जानते हैं लोहा सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगा? हरी सब्जियों में। निशा अंधता किसकी कमी से होता है? निशा यानी रात और अंधता यानी नहीं दिखना, यानी रात में नहीं दिखना। देखने से रिलेटेड यानी आंखों से रिलेटेड विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए। तो ग्लूकोज इसका आंसर नहीं होगा, विटामिन ई से नहीं होगा, विटामिन B12 से नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए इससे रिकेट्स मुख्यतः जो प्रभावित करता है वो हड्डियों को यानी अस्थियों को प्रभावित करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पैर, केश, अस्थि और रुधिर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अस्थि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है भाई इसको। तो विटामिन सी से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाते हैं, विटामिन बी से बेरीबेरी हो जाती है और विटामिन ए से रतुंधी हो जाती है। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हम सही मानेंगे? विटामिन सी से होगा स्कर्वी, विटामिन डी से होगा रिकेट्स, विटामिन बी से होगा बेरीबेरी और विटामिन ए से होगा रतौंधी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही माना जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? तो एटम बम का मतलब क्या होगा भाई? हम एटम बम जैसे दिमाग में आता है तो हमारे ये क्लियर होता है कि भाई एटम बम फटता है, चारों तरफ जो भी चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि आसपास की सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अब यहाँ पे सूक्ष्म नलिकाएँ, न्यूक्लियोलस, गोल्जिकाएँ और लाइसोसोम। तो देखिए लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैले यानी सुसाइडल पाउच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका की क्रियाविधि जब खराब हो जाती है या उसमें कोई विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं या कोई ऐसा कारण हो जिससे कि वो कोशिका खुद को या दूसरी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने की कंडीशन में हो, तो ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? फट जाते हैं और उस संपूर्ण कोशिका को पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यानी कि फट करके सबको ख़त्म करने का काम करते हैं। यानी एटम बम की संख्या हम किसको देंगे यहाँ पे? लाइसोसोम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी शीट पूरी होती है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट शीट देखेंगे। थैंक यू।